आ रही है बेटे? सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। अच्छा, अब ठीक है? जी। ये जब मैं अभी बोलना शुरू करूँ तो फिर सही हो जाएगी आवाज़। जब आपको परेशान ना हो। देखिए, सबको आ रही है स्क्रीन में सर? सारे कनेक्ट हो गए, ऑनलाइन आ गए हैं सारे? वो करते हैं अगर जब सर मैंने अभी आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ सका, तो आप लोग में से काइंडली कोई एक बता दें मुझे। स्क्रीन सबको क्लियर है? सबको नज़र आ रही है स्क्रीन? जो मैंने पीपीटी खोली है आप सबको नज़र आ रही है? ओके, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we'll start from the cell physiology, and this is our first lecture. And what will be the learning outcomes of today's lecture? That those are basically, by the end of this lesson you will be able to learn about the structure and functions of different cell organelles, and also you will be able to understand about the body fluid composition, and finally you will learn about the fluid compartments of the body and their composition. सो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा, जो कि आपके जो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको उसके साथ बिल्कुल इन लाइन होगा, और आप लोगों को बहुत सी चीज़ें, मतलब जो मैं पढ़ाऊँगा तकरीबन आपको 100% सारी चीज़ों का पता होगा इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम जो आपका लेवल है वो अप करते जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक में रख रहा हूँ, बिल्कुल जो मैट्रिक एफएससी वाले बातें हम कर रहे हैं। काइंडली बेटे किसी का माइक्रोफोन ऑन है ऑफ कर दें, बड़ी डिस्ट्रक्शन आ रही। थैंक यू। जिसका भी है इसको ऑफ करें प्लीज़ माइक्रोफोन को। और फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ऑफ रखें माइक्रोफोन। चलें जी, तो जिस तरह मैंने बताया कि आज का लेक्चर हमारा बहुत ही बेसिक है, जिसमें हम सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स को के जनरल स्ट्रक्चर जो कि आप सबको पता है और उनके फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, और फिर बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंपोजिशन, फ्लूइड जो है मेजर बॉडी फ्लूइड जो वाटर है उसकी कंपोजिशन क्या है, और बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो आई होप कि आपको बहुत सी चीज़ों का पहले से आपको नो हाउ होगा। तो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम दी सेल, और सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि सराउंड करती है सेल को, या सेल को जो है वो सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, दैट इज बेसिकली द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली phospholipid in nature, or it controls basically the entry and exit from the cell of different things, like if some things want to enter or exit from the cell, so actually cell membrane monitors that entry and exit. So सिंपल फंक्शन मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को फेमिलियर करता जा रहा हूँ मेरे साथ, ताकि हम जब एक दूसरे की लैंग्वेज समझना शुरू कर देंगे तो फिर जब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको इजीली समझ आएगी। सो ये सिंपल सा था, बेसिक सा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद हम आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, इसका मेजर फंक्शन क्या है? फंक्शन इस
to hold the various organelles in its place, and it is also the site for different chemical reactions. और इसके अलावा आप अगर स्ट्रक्चर पे आते हैं, so this is basically, it is a jelly-like substance and it is actually present between the cell membrane and nucleus. So actually this portion जो आपको so ये जो पोर्शन है, दिस इज बेसिकली दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, और ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन दी सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सो ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और ये जेली लाइक सब्सटेंस बेसिकली ऑर्गेनेलीज को अपने प्रॉपर पोजीशन के अंदर रखता होता है, और यहाँ पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस पे, जो कि बेसिकली सेलुलर मशीनरी है, एक तरह से सेल की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली इट कंटेन्स दी डीएनए और क्रोमोसोम्स। सो और इस डीएनए या क्रोमोसोम को बेसिकली सराउंड किया होता है एक मेम्ब्रेन में, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सो विद इन द न्यूक्लियस देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, और उस न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये देखें, it takes the RNA and it makes the ribosome. So basically ribosome formation ये एक्चुअली मेन फंक्शन है न्यूक्लियोलस का। और स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, सो इट्स बेसिकली द डेंस स्ट्रक्चर दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर जो ये डेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अनदर ऑर्गेनेली की तरफ। बेटे किसी एक बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें। इसके बाद हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इट सप्लाइज द एनर्जी टू द सेल। सो इट इज बेसिकली द पावर हाउस ऑफ सेल that actually generates energy, and that energy is utilized by the cell to perform its various activities, metabolic activities. So ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन है। और इसके बाद जब बेटे किसी स्टूडेंट का चल रहा है माइक्रोफोन, प्लीज ऑफ कर दें। सर आयशा बच्ची का चल रहा है, इससे फिर रिकॉर्डिंग बेटे खराब होती है। चलें, तो स्ट्रक्चरली जो है इट इज mitochondria is actually a bean shaped structure, and it has two membranes, the inner membrane and the outer membrane, and the major differential point that makes mitochondria different from other organelles is that it has its own RNA and ribosomes. So actually it is a complete cell within itself. So it can generate, it has its own DNA and ribosomes, so it can perform translation and transcription and translation by its own. So this is the key feature of mitochondria that actually differentiate it from the other organelles. And as I told you about the function, that mitochondria is actually the powerhouse of the cell that supplies energy to the cell, and therefore it is actually the site of cellular respiration. So you might have heard about the different mechanisms, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं राइबोसोम्स पे। सो राइबोसोम्स जो हैं, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स को लिंक करता है, और बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन फॉर्मेशन। सो प्रोटीन्स जो हैं फॉर्मेशन बेसिकली राइबोसोम्स पे होती है थ्रू ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन, इसको अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बाइंड करते हैं विद राइबोसोम्स, और फिर राइबोसोम्स जो हैं वो
ये बेटे किसने दरमियान में काम खराब किया है? ये स्क्रीन दरमियान में बेटे किसकी आ रही है? ये कौन पे नहीं क्या लगा रहा है यार, ना करो। अच्छा जी, तो ये बेसिकली सर स्ट्रक्चरली ये रिवाइज करवा देना एक दफ़ा। जी जी, मैं राइबोसोम्स का ही बता रहा था कि बेसिकली राइबोसोम्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स फॉर्मेशन जो है, प्रोटीन फॉर्मेशन बेसिकली होती है राइबोसोम्स में, ठीक है। और राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्मेशन करता है विद सिग्नल्स दैट एक्चुअली द सिग्नल दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दैट इज द एमआरएनए। एमआरएनए आता है, और एमआरएनए बनता कैसे है? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है। वो मैसेंजर आरएनए सेल से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और वो आके अटैच होता है, मैसेज स्टिमुलस देता है राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स जो हैं वो फिर उस आरएनए को कन्वर्ट करता है। राइबोसोम्स जो हैं वो फिर उस एमआरएनए को कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स में। सो बेसिकली जो ट्रांसलेशन होती है वो राइबोसोम्स के ऊपर होती है, ठीक है। यार ये ना बार बार स्क्रीन गंदी करो यार, क्यों गान में बार तो बेटे जो अभी बाप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है बेटे यहाँ पे, प्लीज़ आप। सर मुझे सुन रहे हैं सारे? जी मैं अभी अभी सुन रहा हूँ, और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड भी हो रही है सारी, ठीक है। तो सर मुझे मतलब सारे सुन रहे हैं। हेलो यार, कैसे हो? मेरे पास ना इसका एक और तरीका है। आप सबको मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दिया करूँगा, अगर कोई इंटरेस्टेड इस तरह नहीं है। सो मेरे सर पास ये एक अली आसान नाम का तरीका कोई ये है, बच्चा है, तो मैं सर ये हमारी इजीली। क्लास का नहीं है। तो ये ग्रुप में कैसे आया बेटे? सर पता नहीं सर, हमारी क्लास में सिर्फ एक लड़का है और वो बिलाल है, ये अली पता नहीं कौन है, और ये हमारी क्लास का नहीं है। सर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे सबके माइक म्यूट कर दिए जाएं? मैं सबके माइक म्यूट कर सकता हूँ, लेकिन जब दरमियान में सारे आते हैं तो घी उसकी भी नहीं वजह है से कॉर्नफ्लोर। सबर में अभी नहीं 100 रुपया सर, आप मोहम्मद एक माइक गई है म्यूट उसका कर तुम। दें, मैं एंड अभी पे हम करता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे। और सर ये अली बच्चा भी हमारी क्लास का नहीं है, पता नहीं कल अली भी था और अली ये कौन भी सा नहीं है? है। अली कौन सा है? किस नाम से है इसमें? सर अली के नाम से ही है, और ये थोड़ी देर पहले वही बोल रहा था। अभी इस टाइम सर मैं जो लेफ्ट लिस्ट कर, चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट कर दिया है ना उसने। ये ग्रुप जी में है, सर। ग्रुप में ऐड है अली। सर हमारी क्लास में सिर्फ एक लड़का है और वो बिलाल है, कोई अली वगैरह 100 नहीं रुपया। है। अभी नहीं है ग्रुप में मेरा ख्याल है। जी सर वो लेफ्ट कर गया, अब नहीं शो हो रहा, पहले शो हो रहा था। जी तो हम राइबोसोम्स को डिस्कस कर रहे थे, और राइबोसोम्स जो है वो क्या फंक्शन है उनका हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम आते हैं बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम राइबोसोम सिंथेसिस के साथ लिंक करते हैं, बिकॉज जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो हम उस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप लोगों ने अब तक ये पढ़ा होगा। और
ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस। जी अब सही है आवाज़? जी अब आवाज़ क्लियर है? ओके ठीक है। अच्छा, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली प्रोटीन की सिंथेसिस करता होता है। यहाँ पे इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड सिंथेसिस होती है। लेकिन एक चीज़ आप लोग जहन में रखो अब कि जो राइबोसोम्स है ना, बेसिकली राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और जो इनिशियल पार्ट है सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का जो इनिशियल पार्ट है या जो फर्स्ट स्टेप है वो बेसिकली राइबोसोम्स में होता है। जब वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है तो फिर जो सेकंड स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। सो ये जो इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप में जो एमिनो एसिड बना था ना, वो राइबोसोम से इंटर हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो है ये इसकी सेकेंड स्टेप में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फर्दर इसकी ब्रेक डाउन होती है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो फर्दर उसकी फॉर्मेशन होती है। और फिर वो जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने हैं वो फिर वहाँ से निकल के गोल्जी अपरेटस में आते हैं और गोल्जी अपरेटस में दोबारा उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। और फाइनली जो है वो फिर अगर प्रोटीन हार्मोन्स हैं तो वो चूँकि लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो फिर वो गोल्जी अपरेटस से एज अ वेसिकल बड ऑफ होके एज अ वेसिकल फॉर्म में फिर स्टोर रहते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इस पॉइंट को ना मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये देखें, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड की, और मैं एक हार्मोन की एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको बताने लगा हूँ कि पैराथायराइड हार्मोन है। आपको पता है ना कि पैराथायराइड ग्लैंड बॉडी में होता है, एज एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है। और उसकी जो सिक्रीशन है, उसका जो हार्मोन उसके अंदर जो बनता है पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर, उसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं या पैराथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो जो ये पैराथायराइड हार्मोन है, अगर इसको हम सिंपल ले लें कि ये जो कि प्रोटीन हार्मोन है और इसकी सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में, ठीक है। सो किस तरह से होगी, हम यहाँ पे ले रहे हैं पैराथायराइड हार्मोन, दिस इज पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। इसकी हम सिंथेसिस डिस्कस करते हैं। तो सिंथेसिस की कैसे होगी, सबसे पहले स्टेप में देखें, जब पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स हैं जिनको हम बेसिकली जो पैराथायराइड हार्मोन जिनके अंदर बनता है सिंथेसाइजिंग जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को पहले स्टिमुलस मिलता है। और जब सेल्स को स्टिमुलस मिलता है तो वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो सेल की जो न्यूक्लियर मशीनरी है वो रिस्पॉन्ड करती है। और उस न्यूक्लियर मशीनरी के अंदर सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है एमआरएनए सिंथेसिस, ये कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये एमआरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इट विल गेट अटैच्ड टू द राइबोसोम्स, ठीक है जी। और राइबोसोम्स के साथ अटैचमेंट के बाद बेसिकली होता क्या है कि फर्दर जो एमआरएनए है, राइबोसोम्स के अटैचमेंट के बाद बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इट स्टार्ट्स, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो स्टार्ट हो रही है
वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एज अ पैराथायराइड हार्मोन की एग्जांपल देता हूँ। देखो अब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है कहाँ पे, राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली थायराइड हार्मोन की, तो राइबोसोम्स में थायराइड हार्मोन प्रोटीन जो बनेगा इनिशियली, उसको हम कहते हैं प्री प्रो, देखें प्री प्रो पैरा हार्मोन, ठीक है। ये मैं एग्जांपल एक आपको दे रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स की का पता चले। तो देखें राइबोसोम्स में क्या हो रहा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है, उस प्रोटीन सिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास क्या चीज बन रही है, बेसिकली बन रहा है प्री प्रो हार्मोन, ठीक है जी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में होगा, फोन आया था। क्या हाल है जी? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। आप कौन? सेकंड आरिफ के पता नहीं अली कब आई नहीं है। अंसा बेटे आरिफ के पता नहीं अली। माइक्रोफोन ऑफ कर दें अपना, अंसा प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करें प्लीज। अच्छा जी, तो राइबोसोम्स के अंदर जो इनिशियल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो स्टेप 1 जो था उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, बेसिकली बने आपके पास प्री प्रो पैराथॉर्मोन, ठीक है। अब ये प्री प्रो पैराथॉर्मोन it then enters into the endoplasmic reticulum। इकरा माइक्रोफोन ऑफ करें प्लीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम it then enters into the endoplasmic reticulum, और इसकी फर्दर जो ब्रेक डाउन होती है या फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, उस मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो प्री प्रो पैराथॉर्मोन है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रो पैराथॉर्मोन, ठीक है जी। तो देखें सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुई राइबोसोम्स में, ठीक है। तो उस इनिशियल स्टेप में आपके पास जो हार्मोन बना, उस हार्मोन को हम कह रहे हैं प्री प्रो पैराथॉर्मोन। फिर वो प्री प्रो पैराथॉर्मोन इंटर हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहां पे क्या चीज बनी, फाइनली जो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस हुई बनी, दैट इज प्रो पैराथॉर्मोन, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब प्रो पैराथॉर्मोन बनेगा, then this proparathormone enters into the Golgi apparatus and it is finally converted into the final form of that hormone that is known as पैराथॉर्मोन, जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर इस पैराथायराइड हार्मोन, तो बेसिकली जो पैराथॉर्मोन जो फाइनल फॉर्म है इस हार्मोन की, वो अल्टीमेटली कहाँ पे बन रहा है, गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। और फाइनली चूंकि ये प्रोटीन हार्मोन है, तो विद इन द गोल्जी अपरेटस इसकी फाइनल पेकिंग होगी and then it will bud off as a vesicle। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल थी, जिस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से देखो राइबोसोम्स के अंदर कैसे हम कहते हैं ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस रेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसके थ्रू मैंने आपको ये चीज़ जो है वो बता दी कि किस तरह कैसे जो है रेटिकुलम में सिंथेसिस हो रही है। अब हम आते हैं एक दोबारा उन्हीं स्लाइड्स पे और हम आगे लेके चलते हैं इसको। सो गोल्जी अपरेटस का मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी फंक्शन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखें ये भी तकरीबन उस तरह का एक मैकेनिज्म है। अब हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या था कि वो बना रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड सिंथेसिस होती है, ठीक है। सो याद रखिएगा लिपिड सिंथेसिस जो है, जो लिपिड हार्मोन है, उनकी जो सिंथेसिस होती है वो भी जो है
विद इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लेकिन उसमें और इसमें और रफ प्रोटीन में फ़र्क ये होता है कि चूँकि लिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन सॉल्युबल हैं, सो इस वजह से उनको कोई पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। सो वो इजीली जो है वो आफ्टर सिंथेसिस वो जो है रिमूव होते हैं, आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से वो निकल के जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा डिफरेंस क्या हुआ कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो लिपिड इन नेचर होते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं, वो जैसे सिंथेसाइज होते हैं तो उनकी स्टोरेज नहीं होती, वो एज सच ही जो डायरेक्टली जो है वो रिलीज होते हैं विद इन द ब्लड। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन द प्रोटीन हार्मोन्स एंड द स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर डिफरेंस देखें तो उसके अंदर जो है राइबोसोम्स भी नहीं होते। इसके बाद हम वेसिकल्स पे आते हैं। सो वेसिकल्स बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है या स्टोरेज मटेरियल्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टोर होती हैं। जिस तरह की एग्जांपल मैंने आपको सिंपल प्रोटीन हार्मोन की बताई कि वो हार्मोन भी उसी फॉर्म में स्टोर होता है, और जब कभी भी सेल जो है वो पर्टिकुलर सेल स्टिमुलेट होता है फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, तो वो फिर उसके रिस्पॉन्स में वो वेसिकल जो है वो टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन सरफेस मूव करता है, और थ्रू एक्सोसाइटोसिस जो है वो सेल के बाहर वो प्रोटीन जो है वो सेल के बाहर चला जाता है, वो हार्मोन सेल के बाहर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज द लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो है बेसिकली सेल का, इसको समझे सेल के जो है वो की जो एक तरह की प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनली है कि इसके अंदर डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं जो कि डैमेज सेल पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं उनकी ब्रेक डाउन वो यहाँ पे होती हैं। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिकली ये ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है, और एक होते हैं पेरोक्सिसोम। देखो इन दोनों में फ़र्क है। देखिए जब सेल के अंदर जो है वो कोई भी प्रोसेस होता है जिसमें हम सपोज कर लें फेगोसाइटोसिस हो रही है, उस फेगोसाइटोसिस के नतीजे में देखो जंग हो रही है, उस जंग में बहुत से जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो शहीद होंगे। ठीक है, और वो जो सेल्स हैं वो सारे के सारे उनको इनगल्फ कर लेते होते हैं, जो आप उनको इनगल्फ कर लेता होता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम फिर उनकी फर्दर डाइजेशन करवाता है। सो साइटोप्लाज्म की क्लीनिंग करवा रहा होता है एक तरह से। एक दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज द पेरोक्सिसोम। दोनों में फ़र्क क्या है देखें। जब कभी भी स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, उस स्ट्रेस के नतीजे में जब फॉर एग्जांपल मैं गर्मियां हैं, ठीक है, और गर्मियों की वजह से जो है वो हीट स्ट्रेस में है हम लोग, और वो हीट स्ट्रेस जो है वो बेसिकली जब इस लेवल का हो जाए कि वो आपके सेल जो सेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन को, एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स को जो है वो डैमेज करना शुरू करें, तो उस एपिथेलियल मेम्ब्रेन की जब डैमेज होती है ना, तो उसके नतीजे में बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं। जिस तरह ये जो H2O2 है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बेसिकली सेल के अंदर जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं, और उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जो फॉर्म है वो बेसिकली H2O2 है। सो जो पेरोक्सिसोम्स हैं इनके अंदर बेसिकली कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उस स्ट्रेस को कम करते हैं, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो पेरोक्सिसोम है ये सेलुलर लेवल पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। और फिर साइटोस्केलेटन है, तो साइटोस्केलेटन बेसिकली कुछ सेल के अंदर प्रोटीन नेटवर्क्स है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, और ये बेसिकली जो सेल का, इसको सेल का स्केलेटन भी कहते हैं, और इस स्केलेटन की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज विद इन द साइटोप्लाज्म अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, तो ये था हल्का सा कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से वाटर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन दी बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट से किस तरह से है, कौन कौन से फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं, उसको हम जल्दी जल्दी से जो है डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग ऑलरेडी इसको कर भी चुके होंगे। देखें बॉडी के अंदर टोटल जो वाटर होता है ना, वो पूरे टोटल बॉडी वेट के 50 to 70% होता है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसका वेट 70 किलोग्राम है, 70 kg है,
और उसका टोटल बॉडी वाटर 65% है। सो बेसिकली उसके टोटल बॉडी वेट के अंदर वाटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो बेसिकली 45.5 kg या 45.5 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो उसके बॉडी के अंदर होगा। सो मतलब कि उसके 70 kg वेट के अंदर 45.5 kg जो है वाटर का वेट है, ठीक है। सो टोटल बॉडी वेट जो है ये बेसिकली कोरिलेट करता है इनवर्सली विद द बॉडी फैट, मतलब जो जितना बॉडी फैट ज़्यादा होगा उतना ही वाटर बॉडी परसेंटेज जो है वो कम होगा, ठीक है। नॉर्मली जो बॉडी वाटर परसेंटेज है वो मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। द रीज़न इज़ दैट फीमेल जो है उनके बॉडी के अंदर नॉर्मली जो है वो फैट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। सो इस वजह से उनके जो बॉडी परसेंटेज है, बॉडी वाटर परसेंटेज है फीमेल्स का, वो कम है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं कि चलो ये तो हमें पता चल गया कि बॉडी के अंदर 50 to 70% वाटर है, ठीक है। अब ये जो वाटर है ये मेजरली किस किस जगह पे है, कौन कौन से फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं बॉडी के अंदर। सो देखें, बॉडी में मेजरली दो तरह के फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जो जो वो वाला फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दैट इज द फ्लूइड दैट इज कंटेन्ड विद इन दिस सेल, ठीक है। और ये टोटल बॉडी वाटर का 2/3 बनाता होता है, ठीक है। अगर टोटल बॉडी वाटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स जो हैं वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो बनाता होता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल से बाहर जो फ्लूइड होता है, वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है और वो टोटल का 1/3 होता है, ठीक है। दोनों जो ICF और ECF हैं, इन दोनों फ्लूइड्स को बेसिकली सेपरेट कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब यहाँ पे आप आए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखो, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ICF और ECF को सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। सो बेसिकली ECF जो है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके फर्दर जो है वो 2 कंपार्टमेंट्स हैं। एक को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो बेसिकली इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट भी इसको कहते हैं, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर बेसिकली ब्लड है और ब्लड के अंदर मेजरली जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। तो ये जो प्लाज्मा है, जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट है, वो उस 1/3 का भी, अगर उस 1/3 जो कंपार्टमेंट था ECF का, इस 1/3 कंपार्टमेंट को फर्दर अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, सो 2/3 जो है वो बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, ये जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट है, ठीक, ठीक है। और उसके बाद जो सेल के बाहर, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट के बाहर विद इन द सेल जो फ्लूइड होता है, फिर उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि बेसिकली प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, जो कि बेसिकली सेल्स की जो है नरिशमेंट करता होता है, सेल की बाथिंग करता होता है। और ये तो बेसिकली जो प्लाज्मा है, जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट है और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इन दोनों को जो लेयर सेपरेट करती है वो बेसिकली कैपिलरी वॉल है, जो कि इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करती है। ये देखें, सिंपल एक डायग्राम है, इससे आपको और क्लियर होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि बॉडी में 2 तरह के फ्लूइड कंपार्टमेंट है, ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। देखिए, ECF और ICF को सेपरेट कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो ICF है, इट कंस्टिट्यूट्स 2/3 पार्ट जो है वो बॉडी के अंदर ICF है और 1/3 पार्ट जो है वो ECF है। फर्दर ECF जो है वो भी, उसके अंदर भी 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक प्लाज्मा कंपार्टमेंट जिसको हम इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट कहते हैं और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। सो बेसिकली प्लाज्मा कंपार्टमेंट और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो लेयर सेपरेट करती है, दैट इज बेसिकली कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल बेसिकली इन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। सो और ये जो, तो ये हमारे पास है कि किस तरह से बॉडी के अंदर फ्लूइड की जो कंपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो समझने वाली है, आखिरी जो स्लाइड है, आखिरी जो बात है, वो मैं सिर्फ आपको बता दूं। देखें, दोनों जो कंपार्टमेंट्स हैं, मैं मेजर कंपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ICF और ECF की। देखिए, दोनों कंपार्टमेंट्स
का जो कंपोजिशन है बॉडी की, जो के अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को जो कंपोजिशन है वो बेशक डिफरेंट है, ठीक है। दोनों के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के अंदर भी डिफरेंट है। कोई हम कहते हैं ना कि आईसीएफ के अंदर फलाना इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, दूसरा कम है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक के अंदर जो है प्रोटीन ज़्यादा होंगे, दूसरे के अंदर कम होंगे। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल हैं कि दोनों फ्लूइड्स की कंपोजिशन डिफरेंट है, बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं वो फिल्टर हो सकती हैं, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती, कुछ कम जा सकती हैं, कुछ ज़्यादा जा सकती हैं। इसकी वजह से ये जो डिफरेंस है कंपार्टमेंट्स का वो तो डेफिनेटली है, बट जो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ ना, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं वो एक लॉ को फॉलो करते हैं, एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का मतलब क्या है बेटे, कि जो आईसीएफ है फ्लूइड और जो ईसीएफ फ्लूइड है, इसके इन दोनों फ्लूइड्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ केटाइंस और एनाइंस हैं आईसीएफ में, जितने नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस आईसीएफ में होंगे उतने ही नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस ईसीएफ में भी होंगे। सो इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दोनों साइड पे, वो हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ चार्जेस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इस वजह से मैक्रोस्कोपिकली देखा जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए उस फ्लूइड की कंपोजिशन, ईसीएफ की कंपोजिशन अगर आप उठा लो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और आईसीएफ की कंपोजिशन उठा लो आप लोग इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो दोनों की चार्ज वाइज कंपोजिशन सेम होती है। इस वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम कहते होते हैं कि जब हम फॉर एग्जांपल जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हो, आप लोग कहते हो कि जब अभी एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट नहीं होता तो विद इन द सेल, इनसाइड द सेल जो है वो सोडियम कंसंट्रेशन कम होती है, आउटसाइड सेल जो है वो सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम सेल के अंदर मूव करता है, और जब इम्पल्स वहाँ से ट्रेवल करता है तो फिर पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम सेल से वापस बाहर मूव करता है। सो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो चेंज इन पोटेंशियल आता है, वो तो बेसिकली डिफरेंट है, उसकी वजह से चार्ज तो डिफरेंट हो जाएंगे। बिकॉज अगर जब आप देख रहे हैं ड्यूरिंग जब सेल के अंदर सोडियम मूव कर रहा होता है, जब इनफ्लक्स हो रही होती है, तो उस केस में तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, और जब इफ्लक्स हो रही होती है तो इफ्लक्स में क्या हो रहा है, सेल से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर जा रहा होता है, ठीक है। सो इन दोनों केसेस में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली डिफरेंस इन चार्जेस को कहते हैं ना, तो चार्जेस तो डिफरेंट आ रहे हैं, बट ये जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है